हरिओम। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जो यूजीसी नेट ने अपने डेट डिक्लेयर कर दिया है और वो 16 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें देख सकते हैं 16 से लेकर के 18 तक एक शिफ्ट होगा और 21 से लेकर के 25 तक होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है, इसलिए ये दो इस प्रकार ही कर रहे हैं। तो हमारा जहाँ तक अनुमान है और पिछले जो एग्ज़ाम जिस तरह से होता था, तो उसके आधार पर जो है हम संस्कृत का जो है एंड में होता है। तो ऐसे मान कर चलें कि 21 के बाद ही संस्कृत का अगर होता है तो हम लोग के पास 30 दिन बचा हुआ है। अगर 16 के बीच में कहीं होता है तो भी हमारे पास 25 दिन बचा हुआ। तो इस 25 दिन में हमने पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करना है और बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। हम सब शुरू से ही स्टडी कर रहे हैं। लगभग जो है ये जब से फॉर्म भरा हुआ था फरवरी से, तभी से हम सब स्टडी कर रहे हैं और जितने सारे टॉपिक हमारे पास थे उन सबको हमने नोट्स वगैरह भी तैयार किए और साथ में स्टडी भी किए। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हम लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी गई है और कुछ टॉपिक जो कवर नहीं हो पाया है उसको भी वीडियो के माध्यम से नहीं हुआ है, लेकिन उसका भी नोट्स हम लोग के पास कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास है और भी हम कलेक्ट कर लेंगे अभी इस समय और उसको स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो होता तो और अच्छा होता, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सब का वीडियो आ जाए। ठीक है, जैसे साहित्य है तो साहित्य में 3-4 वीडियो तो आराम से बना सकते हैं और इसमें जो भी हमारे पास मटेरियल आएगा उसके ऊपर सब एक दूसरे के पास साथ शेयर करके हम इसको अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। और इसका एडमिट कार्ड जो है 15 दिन पहले आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो यहाँ पर लिखा गया है ये 15 डे बिफोर जो है आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि इस मंथ के एंड तक या फिर 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ सेंटर की इशू होगा तो आप उस समय जो है उसका ईमेल आईडी आता है तो जिसमें आप सेंटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इशू होता है तो वो ज़रूर ईमेल आईडी अपना देंगे सेंटर चेंज करने के लिए। अगर आपको सेंटर की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें आप उनको ईमेल करेंगे तो आपको सेंटर जो है आपका जो भी सेंटर चाहिए होगा वो सेंटर आपको दे देंगे। अब जो मेन पॉइंट आता है वो है स्टडी कैसे करें। 25 दिन के अंदर हमें पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ना है, पूरे यूनिट्स जो है कवर करना है। तो कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सारे विषय सभी के मन में आता है। ठीक है, मेरा जितना अनुभव है मैं उसी के आधार पर आपको थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपने अनुभव से भी इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि पेपर 1 आप मॉर्निंग टाइम में 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपके पास समय है उतना दीजिए। ठीक है, अगर आपको 2 आवर्स दे करके आप कवर कर सकते हैं तो 2 आवर्स दे कवर करिए। मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि मॉर्निंग टाइम में हमेशा 2 आवर्स जो है आप पेपर 1 को दीजिए। ठीक है, पेपर 1 आपका चला गया 2 आवर्स में। ठीक है, पेपर 1 आप एक एक टॉपिक जो है पढ़ते जाइए और उसकी वीडियो वगैरह भी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। बहुत सारे चैनल हैं। अनअकैडमी भी आप उनका भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्री में मटेरियल मिल जाता है। अनअकैडमी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें नेट पेपर 1 के बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा। जो जिस टॉपिक के ऊपर आपको डिफ़िकल्ट हो वो टॉपिक आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैंने ग्रुप में भी 1-2 लिंक और शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको आसान हो। ठीक है, जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उस टॉपिक को वहाँ से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग के पेपर 2 में। पेपर 2 में जो 10 यूनिट है, आपके पास जितना भी समय है उस समय को पूरा उसमें यूज करिए। किसमें? नेट की तैयारी करने में। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, 1 महीना तक आपको नेट की तैयारी करना है, परीक्षा देना है। और हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग की तैयारी अच्छी है। ठीक है, अपने थिंकिंग जो सोच है उसको पॉजिटिव बनाइए। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है, पैनिक होना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट को हमेशा जो है तैयार रहना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, कोई भी आपको इंटरव्यू आ जाए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आप सभी ने अध्ययन भी अच्छे से किए हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी टॉपिक आप सभी ने कवर कर लिए होंगे। हमने जो वीडियो बनाते थे उसका केवल एक ही रीज़न होता था कि आप लोग खुद पढ़ें और हम आपको जो थोड़ा बहुत गाइड कर रहे हैं उसको थोड़ा बहुत आधार मान के चलें। ठीक है, इसका हमने कभी ये आपको हमेशा बताता रहा कि आप खुद अध्ययन करें और पुस्तकों से अध्ययन करें। कहाँ से मटेरियल आएगा, कैसे मटेरियल लेना है, ये सब हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो आज भी हम वही कर रहे हैं।
स्टडी आपको करना है और सब हम लोगों के साथ साथ में मिल के करना है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी आइडिया है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ये पहले हम इस विषय को थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, ये जो इकाई 1 है, इकाई 1 वेद का है, इसकी सारे वीडियोस हम लोग बना लिए हैं लगभग, और इसका मटेरियल भी, इसका जो PDF वगैरह भी आप लोगों के पास ऑलरेडी होगी, क्योंकि हमने सभी को भेजा था। और जिनके पास नहीं है वो भी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले करके स्टडी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आप मुझे मैसेज करिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले करके मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसका स्टडी मटेरियल दे दूँगा, ठीक है। और देखिए, ये सारे टॉपिक तो हम लोगों ने पहले से डिस्कशन किया है, इसलिए इसके विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब रही व्याकरण। व्याकरण में पंचसंधि है, समास है, कारक है। कारक के ऊपर हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था। और बाकी व्याकरण उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सभी भी छात्र लगभग जो है व्याकरण पढ़ते रहते हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है। और आता है ज्योतिष। ज्योतिष में भी आपको नक्षत्र परिचय पढ़ना है, राशि परिचय, इसको भी याद कर लीजिए। राशि है, नक्षत्र है, और नक्षत्रों के स्वामी है, ठीक है। और जो उच्च राशि और नीच राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रह, जो 9 ग्रह है और जो नव ग्रह है, उनके विषय में आप जितना सर्च कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसे आया हुआ था उसके आधार पर, और भी जितना आप मटेरियल इनमें कलेक्ट कर सकते हैं उसको करिए। दसम भाव विचार। दसम भाव विचार में भी कई हमारे पास नोट्स वगैरह आए थे जो मैंने आपको दिया था, और भी हम इसमें कलेक्ट कर लेंगे। और नवविध कालमानम, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है जो नवविध कालमान है। दसवां भाव विचार में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कभी कभी अन्य शास्त्रों से पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बराहमीर के अनुसार दसम भाव का क्या फल है, या फिर भृगु के अनुसार दसम भाव का क्या फल है, या फिर अन्य कोई आचार्य है उनके अनुसार दसम भाव का क्या फल है, तो ये जब पूछ लेता है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए देख लेंगे जो भी हमारे पास होगा, ठीक है। और नवविध कालमानम, ये भी आपको मिल जाएगा इसका नोट्स, और हम प्रयास करेंगे कि इसका भी कुछ ना कुछ किया जाए, ठीक है। और ये आ गया आपको पुराण इतिहास। पुराण इतिहास में आप सभी ने ये पुराण इतिहास के काफ़ी सारे मटेरियल पढ़े हैं, तो ये पुराण इतिहास ज़्यादा कठिन नहीं है। और राजतरंगिणी जो है कल्याण की विरचित है, तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसका संक्षिप्त स्टोरी मिल जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं आप। और उसके बाद जो है सृष्टि विषय की जो अवधारणा है वो भागवत में नवम स्कंद है, नवम स्कंद से आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और बाकी पुराण लक्षण के ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किए, कहीं ना कहीं से नोट प्राप्त है, और नहीं है तो भी हम उसका नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और महाभारत के भीष्म पर्व। महाभारत के ऊपर आपको एक डिटेल्स जो है, महाभारत की जो 18 अध्याय है, जो 18 दिन का जो युद्ध है, 18 पर्व है, उन 18 पर्वों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आई भी। उसके बाद आते हैं भी धर्मश्रुतांशी। इसके ऊपर धर्मश्रुतांशी के बारे में काफ़ी छात्रों का मैसेज आ रहा था कि धर्मश्रुतांशी क्या है। देखिए, धर्मश्रुतांशी वही है जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये धर्म का स्रोत है, ठीक है। तो इसलिए मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतमीय स्मृति, इन सब को थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, इन सबको थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है, ठीक है। और धर्मशास्त्र में जो हमारा याज्ञवल्क्य स्मृति है उसके ऊपर हमने तो श्राद्ध विमर्श है, प्रायश्चित विमर्श है, आचार विमर्श है, इनके ऊपर हम लोगों ने डिटेल्स पढ़े हैं। वीडियो भी उसका हमने अपलोड कर दिया था, उसका कंप्लीट हो गया था। व्यवहार विमर्श में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था उसको भी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बचता है, अब मीमांसा है। मीमांसा के ऊपर हमारा 2 वीडियो है, और 2 वीडियो में हमने डिटेल्स में ये सारे जो टॉपिक है उसको हमने कवर किया था। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे अर्थ संग्रह को थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, जो आपको मिल जाएगा उसका PDF, हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद न्याय वैशेषिक है। न्याय वैशेषिक में भी नोट्स और वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी मटेरियल मिला हुआ है। इसमें सारे पदार्थ विमर्श है, प्रमाण विमर्श है, शब्दबोध विमर्श, प्रक्रिया है, इन सब के विषय में नोट्स के माध्यम से आपको मिला है। और इसका वीडियो भी बना हुआ है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और वेदांत में भी हम लोगों ने काफ़ी 4, 5, 6 वीडियो लगभग जो है इसके माध्यम से पढ़े हैं। वेदांत संप्रदाय के परिचय जैसे वल्लभ है, शंकर है, रामानुज है, रामानंद है, माधव है, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़े हैं। और तत्वमसी के वाक्य विचार, ये हम लोगों ने वेदांत सर के अनुसार अध्ययन किए हैं। और विवर्त और परिणाम और तुलना। विवर्त और परिणाम में तुलना,
ये भी विवर्तवाद क्या है, विवर्त और परिणामवाद क्या है, इसके ऊपर भी काफ़ी हम लोगों ने अध्ययन किए हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो उसको भी हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सर्वदर्शन में। सर्वदर्शन में आपको क्या पढ़ना है, इस विषय को हमने अभी वीडियो के माध्यम से नहीं लाए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सांख्य तत्वानि, सांख्य तत्व, सांख्य के जितने भी तत्व है उसको आप पढ़ लीजिए। योग सर्वदर्शन संग्रह करके एक पुस्तक है जिसका PDF आपको प्राप्त रहा होगा, हमने काफ़ी लोगों को भेजा था ये, अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं। सर्वदर्शन संग्रह, सर्वदर्शन संग्रह में आप जब सर्वदर्शन संग्रह में आप सांख्य की चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर जो है हिंदी में ही इसका व्याख्या है, और हम भी उसको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। और सांख्य जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको संक्षिप्त में समझ लीजिए, और साथ में जो है इसकी कारिका, जो सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका के आधार पर जो है इनको भी थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अष्टांग योग, अष्टांग योग में जितने भी सूत्र आता है अष्टांग योग की, जो 8 प्रकार के योग बताया गया है योग सूत्र में, उस 8 प्रकार की योगों की जितने भी सूत्र आता है उन सूत्रों को आप आवृत्ति कर लीजिए 10-15 बार, 20 बार, 50 बार, जितना भी हो सकता है। उससे क्या होगा, वहीं से प्रश्न आएगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई प्रश्न नहीं आता योग सूत्र से। और उसी प्रकार समाधि भी, समाधि के ऊपर जितने भी आपको वहाँ पर सूत्र मिलते हैं उन सबको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और शिव शक्ति स्वरूप है, शिव शक्ति स्वरूप जो है ये शक्ति विशिष्ट शक्ति वेदांत है, या फिर इसको कह सकते हैं कि साक्य दर्शन है, ठीक है। तो ये शिव शक्ति स्वरूप के बारे में वहाँ पर थोड़ा वो संक्षिप्त में मिल जाता है। इससे एक ही प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को भी हम पूर्व प्रश्नों के आधार पर उसको कर सकते हैं, और देख लेंगे इसको क्या मटेरियल मिलता है। जिनके पास में मटेरियल होगा वो ग्रुप में ज़रूर भेज दिए। और शून्यवाद है, स्यादवाद है, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके ऊपर अभी हम एक कुछ नोट्स बनाए हैं ख्याति पंचक करके, उसी के माध्यम से इसको हम कवर कर लेंगे, शून्यवाद को और स्यादवाद को, और आगे कोशिश करेंगे कुछ इसके ऊपर मटेरियल मिलता है तो उसको भी कर लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है साहित्य। साहित्य के ऊपर अभी 1 या 2 वीडियो हमारा बना हुआ है, जो छंद के ऊपर बना था शायद, हाँ छंद के ऊपर बना हुआ था। और बाकी यहाँ पर साहित्य में देखिए पढ़ना क्या है, इसमें साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास में आप देखेंगे जितने भी कवि है, जितने भी राइटर्स, जितने भी लेखक हैं, चाहे वो गद्य साहित्य का हो या फिर पद्य साहित्य का, संस्कृत साहित्य का, जो लेखक है उन सब की आप संग्रह करिए। जो साहित्य के छात्र है वो इसको कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ मटेरियल रहा होगा। तो एक लिस्ट बनाइए, उसमें जो भी लेखक है उन लेखक के नाम और उनकी ग्रंथों के नाम, साथ में उनका जो डेट ऑफ बर्थ, यानी कि किस समय वो जन्म हुए थे, किस काल में वो रहे हैं। इस आधार पर अगर एक काल से लेकर के इसको प्रारंभ करेंगे तो आपको जैसे 700 या 800 या 1000 सन से ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक, ये अगर कालक्रम से आप इसको बनाएंगे एक नोट की तरह, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। और साथ में साथ जो है आपको इनका ग्रंथों के नाम भी मिल जाएगा, इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन, और वृत्ति विचार। जो साहित्य के छात्र है, आपके पास जो भी मटेरियल मिलता है उसका नोट बनाइए। काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, वृत्ति विचार है, इसके ऊपर मैंने भी आपको कुछ नोट्स इसका दिया था, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण के बारे में। तो इस तरह के आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं। और अलंकार के बारे में, तो जो भी आपके पास में अलंकार के नोट्स मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम एक एक टॉपिक करके, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लेकर कर सकते हैं। अब आता है कि इस विषय को हम पढ़ें कैसे, जिससे हम बिल्कुल 25 दिन के अंदर सभी छात्र मिल करके अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, और अगर इस तरह की हम करते हैं तो बहुत आसानी से हम पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। देखिए हमारे पास जितने भी छात्र हैं, हमारे साथ लगभग जो है मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट में, मैं जिनका लगभग जो है हमारे साथ मैसेज के माध्यम से बातचीत होती रहती है, लगभग जो है 150 छात्र होंगे, ठीक है। 150 जो कभी ना कभी हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। 150 लगभग जो है एक्टिव छात्र हैं हमारे साथ।
और इससे अधिक भी हो सकते हैं, मुझे आइडिया इतना मिल रहा है। तो अगर 150 छात्र है तो 150 छात्र में अलग अलग डिपार्टमेंट की है, ठीक है, अलग अलग जो सेक्शन है, कोई वेद का छात्र है, कोई साहित्य का छात्र है, कोई वेदांत के छात्र है, कोई सर्वदर्शन के छात्र है, तो कोई ज्योतिष के छात्र है, कोई वेद का छात्र है। तो इस तरह से 10 जो हमारे भाग है उन सभी के छात्र यहाँ पर हैं। अगर आप सोचिए कि अगर साहित्य के छात्र हैं, 10 साल से साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अन्य छात्रों की अपेक्षा उनको साहित्य के बारे में अधिक जानकारी है। हो सकता है किसी को उनसे भी ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन जो साहित्य के छात्र हैं वो 10 साल 15 साल साहित्य ही पढ़ रहे हैं, तो उनको अन्य छात्रों की अपेक्षा साहित्य के बारे में कुछ ना कुछ अधिक जानकारी है, ठीक है। इसलिए अगर साहित्य के छात्र ये करते हैं कि उनके दिमाग में जितने प्रकार के क्वेश्चंस आ सकता है, कि वो सोच सकते हैं कि साहित्य में किस प्रकार के प्रश्न आ सकता है, 100 प्रश्न, कम से कम 100 प्रश्न वो बनाए और उसका उत्तर लिखें। जैसे मान लीजिए साहित्य में काव्य प्रयोजन है, उसके ऊपर कितने प्रश्न आ सकते हैं, तो काव्य प्रयोजन का प्रश्न बनाइए, 10, 15, 20 जितना प्रश्न आ सकता है, जिस तरह से प्रश्न आ सकता है। आप ऐसे सोचिए कि परीक्षक क्या प्रश्न बना सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे संस्कृत साहित्य के इतिहास है, तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में तो प्रश्न बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएगा। तो इसलिए संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक लिस्ट बना सकते हैं कि वहाँ जितने भी राइटर्स, जितने भी लेखक हैं, उन सब का एक लिस्ट बना सकते हैं। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन ये लिस्ट आपको फाइनली तैयार हो जाएगा, ठीक है। और काव्य लक्षण के ऊपर कितने प्रश्न आ सकते, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कैसे घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, कौन सी पंक्ति को ला करके यहाँ पर मॉडल तो आप बना सकते हैं, कौन सी पंक्ति को ला करके यहाँ पर दे सकता है कि ऐसे पंक्ति लिख करके कुछ एक श्लोक लिख करके उसमें काव्य का लक्षण कुछ पूछ सकता है। इस तरह से आपको जितने प्रकार के प्रश्न आ सकता है वो सारे प्रश्न लिखिए। हिंदी में लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है संस्कृत में लिखने की, ठीक है। अगर आप संस्कृत में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में लिखिए और नोट बनाइए, ठीक है। और काव्य प्रयोजन के ऊपर भी यही नियम लागू होता है कि काव्य प्रयोजन को आप पढ़े हैं, कहीं ना कहीं अन्य छात्रों से ज़्यादा पढ़े हैं जो अन्य विभाग के छात्र हैं। तो इसमें आप जितने प्रश्न बना सकते हैं काव्य प्रयोजन के ऊपर, 10 बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं, 20 प्रश्न बना सकते हैं, 30 प्रश्न बना सकते हैं, जितने प्रश्न बना सकते हैं उतने प्रश्न आपको एक एक करके बनाइए, ठीक है। अब ये काम आपको वृत्ति विचार के ऊपर भी वही है, काव्य भेद के ऊपर भी वही है, इस तरह के आप प्रश्न बनाइए। बाकी अलंकार और छंद, अलंकार के और छंद में इसमें ज़्यादा जो छंद है उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है, ठीक है। छंद में मालिनी छंद, श्रद्धरा, शार्दूल विक्रीडित है, मंदाक्रांता है, बसंत तिलक है, शिखरणी है, भुजंग प्रयात है, इन सब की जो श्लोक है इनको आप थोड़ा बहुत पहले तो ये सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और अलंकार के ऊपर भी थोड़ा बहुत इस तरह के देख लिए। तो इस तरह के आप इसको नोट करके और इसका जितने भी आप कर सकते हैं प्रश्न, जितने बना सकते हैं उतना ही बेटर बनेगा, ठीक है। आप 100, 200, 300 प्रश्न, संभावित प्रश्न अगर आप 300 प्रश्न तक भी बना सकते हैं तो बनाइए, ठीक है। जैसे आप करेंगे उसी तरह दूसरे छात्र भी करेंगे। तो जिनका जो टॉपिक है अगर वो उसका प्रश्न बना करके हमारे साथ शेयर करते हैं, ग्रुप में आप ऐड करिए या फिर हमें व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो वो हम छात्रों को दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम अध्ययन करेंगे तो बहुत कम समय में और बहुत सारे मटेरियल हमारे पास हो जाएगा और हम उसको अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया फार्मूला है जिससे हम लोग मिल करके अध्ययन कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो जिस विषय में कर सकते हैं आप उस विषय का नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ताकि मैं आपका नाम नोट कर लूँ और हम निश्चिंत हो जाएं कि हाँ आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम आपको गाइड भी कर पाएँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, PDF नहीं है आपके पास, कोई मटेरियल नहीं है तो आप बताइए, आपके पास बुक्स नहीं है तो बताइए, हम उसका PDF कहीं ना कहीं सर्च करके आपको देंगे, ठीक है। इस तरह से कर करके हम पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उस तरह की जो वेद के छात्र हैं, वेद के ऊपर जितने भी प्रश्न आ सकते हैं वो बनाएं एक एक करके। तो इस तरह के आप अगर एक एक टॉपिक लिखते हैं तो आपको कम से कम 30, 40, 50, 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तक आप बना सकते हैं। इस तरह से पूरा क्वेश्चंस भी आपको आ जाएगा और पूरे टॉपिक का आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम अध्ययन करेंगे तो बहुत कम समय में पूरे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अपने दिमाग को, अपने जो सोच है उसको पॉजिटिव बनाइए और अध्ययन शुरू करिए। आपके पास जितना समय है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा आपको सोने में जाता है,
बाकी आपके पास बचता कितना है, पूरे के पूरे जो है 6 काट दीजिए, 18 घंटा बच गया। 18 घंटा, 2 घंटा आपको नहाने और भोजन आदि करने में मान लीजिए आपका 2 घंटे चला गया, बाकी आपके पास कितना बचा, 16 घंटा बचा। तो 16 घंटा आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, 16 घंटा आप स्टडी कर सकते हैं। हम लोग करते हैं इतना, 16 घंटा हम लोग पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि परीक्षा होता तब पढ़ते हैं, हम लोग तो बहुत अध्ययन करते हैं, ठीक है, चलता रहता है। तो इसलिए आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा भोजन कम करिए, हल्का भोजन करिए, 2-3 बार करिए, थोड़ा थोड़ा करके भले ही, लेकिन अपने शरीर में फुर्ती बनाए रखिए। और पूरा जो 25 दिन बचा हुआ है, इस 25 दिन का सही से उपयोग कीजिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और आप लोगों के पास जो भी मटेरियल है और मैंने जो अभी आपको बताया, इसके आधार पर आप मैसेज मुझे ज़रूर करें कि आप किस विषय पे लिख सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, किस विषय से 50 से 100, 150, 200 प्रश्न लिख सकते हैं। आप वो विषय का नाम के साथ जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9897144955। और जो भी छात्र हमारे साथ ग्रुप में है तो ग्रुप में बने रहिए, ग्रुप में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे और ग्रुप में ही सारे मटेरियल शेयर करेंगे। और साथ में व्यक्तिगत रूप से भी आप कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम।